वेलकम एवरीवन। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा डेली न्यूज़ पे। तो डेली न्यूज़ में आप लोग कुछ दिन से देख रहे होंगे, 2-3 दिन से न्यूज़ एक काफ़ी वायरल है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के बारे में क्या हो रहा है बांग्लादेश में। 15 जुलाई को क्या होता है, 15 जुलाई को शाम 7 बजे के करीब बांग्लादेश का जो ढाका मेडिकल कॉलेज है उसमें स्टूडेंट के ऊपर, जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनके ऊपर बहुत हमला होता है, उन्हें मारा जाता है हॉस्पिटल के अंदर। इवन उनके जो देखभाल के लिए नर्सेस होते हैं उन पर भी हाथ उठाया जाता है, उन्हें भी मारा जाता है। और इस इंसिडेंट में 6 लोगों की ऑलरेडी डेथ हो गई है, अभी और भी हो रहे होंगे। 6 लोगों की डेथ हो जाती है, 6 स्टूडेंट की। और अभी वहाँ बहुत आग लगी है, बहुत बहुत मतलब जो इमेज है वहाँ की अभी बहुत ख़राब है। एक बहुत भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो बात यह है कि प्रोटेस्ट चल क्यों रहा है। स्टूडेंट के ऊपर हमला कर रही है यूनियन। स्टूडेंट यूनियन जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के ऊपर हमला करे। अभी बांग्लादेश के ढाका के कॉलेज नहीं, सिर्फ ढाका कॉलेज नहीं, हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल बंद है। सब जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज ऑफिस सब बंद कर दिया गया है। तो इतना भयंकर माहौल क्यों है? तो ये सब का रीज़न है बांग्लादेश का कोटा सिस्टम। बांग्लादेश का कोटा सिस्टम है क्या? तो बांग्लादेश का कोटा सिस्टम ऐसा है कि 56% कोटा सिस्टम में ऑलरेडी रिजर्व कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहता है। कितना परसेंट? 56% रिजर्व कैंडिडेट के लिए। अब जब भी कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है तो ऑलरेडी 56% उसमें रिजर्व्ड होते हैं। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो सच में अच्छे स्टूडेंट है, उनके लिए फिर कितना कोटा बचता है, उनके लिए फिर कितनी सीट्स बचती होंगी। तो यहाँ से जो ये कोटा सिस्टम है, यहाँ से मतलब जो आपका झगड़ा का, प्रोटेस्ट का मेन बुनियाद है कोटा सिस्टम के वजह से। अब जानते हैं कि 56% में क्या क्या है। देखिए 56% में 10% वुमेंस का है, वुमेंस के लिए सीट है, ठीक है। 10% जो बैकवर्ड में आते हैं, बैकवर्ड कैटेगरी के लोग, पिछड़ा हुआ जाति के लोग, उनके लिए आते हैं। 1% फिजिकली डिसेबल, जो हैंडीकैप लोग हुए उनके लिए आते हैं। इतना तक ठीक है। ये जो तीनों मैंने बताया, वुमेंस के लिए, बैकवर्ड के लिए और हैंडीकैप लोगों के लिए, यहाँ तक ठीक है। ये तीनों बातों से सब स्टूडेंट अग्री करते हैं। मेन प्रॉब्लम आता है जो 30% लोग हैं, वो लोग कौन है? ये जो 30% का सीट है ये मुक्ति योद्धा के लिए है। मुक्ति योद्धा, अब मैं मुक्ति योद्धा के लिए सीट है, ये जानने के लिए आपको जानना होगा 1971 में जब बांग्लादेश प्रोटेस्ट के लिए लड़ रहा था। इससे भी पहले 1971 से पहले आपको जाना होगा 1952 में, जहाँ से इसका मेन स्टार्टिंग होता है। 1952 में 21 फरवरी को क्या होता है कि मतलब कुछ स्टूडेंट निकलते हैं आंदोलन के लिए 21 फरवरी को 1952 में। और उनका सिर्फ एक मतलब हुआ क्या था, 1971 में जब बांग्लादेश अपना फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, तो उसमें जो आम आदमी लोग आए थे, जो आम आदमी लोग आंदोलनकारी बन के लड़े थे, उनको मुक्ति वाहिनी का नाम आपको याद होगा, एक टर्म है मुक्ति वाहिनी। तो वो मुक्ति वाहिनी तभी बनाया गया था। आपको याद होगा मुजीबुर रहमान जो है उनके लीडर थे। तो उन्हीं के आदेश पर जो सब लोग निकल पड़े थे स्वाधीन राष्ट्र बनाने के लिए। और बहुत लोग आम साधारण से लोग थे जो ये मुक्ति वाहिनी में अपना ये भर्ती करवा के मुक्ति वाहिनी में योगदान करके बांग्लादेश को जो इतना मतलब स्वाधीन राष्ट्र बनाने में मदद किए। तो इन्हीं के जो बलिदान है उसको याद रखते हुए, उसके बाद जब 1971 के बाद जब बांग्लादेश का अपना आइन बना, जब संविधान बना, तो उसमें जो इनके परिवार के जो लोग हैं या फिर जो लोग ये आंदोलनकारी में थे, जो मुक्ति वाहिनी में जिन्होंने मदद की थी, उनके लिए 30% सरकारी नौकरी में रिजर्व करके रखा गया।
कि 30% नौकरी उन लोगों को मिलेगा, सरकारी नौकरी उनके लिए रिजर्व रहेगा जो मुक्ति वाहिनी में आंदोलनकारी के परिवार से है। तो तब तक आंदोलन जो लोग साधारण लोग उस समय थे, जो 1971 में जो लोग लड़े थे, उस समय वो लोग उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि उनको सरकारी नौकरी दिया जाए, और उनके परिवार से तो उनको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता, लेकिन इसीलिए उनके बच्चों को मिलना शुरू हुआ कि उनके परिवार से जो पढ़ा लिखा होगा उनको मिलेगा, या फिर उनके परिवार में जो बच्चे होंगे आगे उनको मिलेंगे। आगे नहीं, उनके परिवार में जो बच्चे होंगे या फिर परिवार से कोई पढ़ा लिखा होगा तब। ये बनाया गया था 1971 में एक रूल। इसी के वजह से 30% जो है वो रिजर्व रहता है कोटा सिस्टम में ये आंदोलनकारी के लिए। बाकी के जो 10% है वो 10% वुमेंस के लिए रहता है, क्योंकि पता है आपको हमारे इंडियन साइड के जितने कंट्रीज़ हैं उनमें नारियों का स्थान बहुत पीछे रहा है, इसीलिए उनको आगे लाने के लिए 10% वुमेंस के लिए रिजर्व रहता है। और बचे 10% में वो लोग भी आते हैं जो पिछड़ा हुआ जाति है, जो जैसे कि हमको पता ही होता है, जो पिछड़ा हुआ जाति उनको आगे लाने के लिए उनको भी रिजर्व में रखा जाता है। तो 10% पिछड़ा हुआ जाति के लिए, और बाकी के 1% जो थे वो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए है, जो फिज़िकली फिट नहीं है उनके लिए है। तो ये था, इसी के वजह से 56% जो है ये रिजर्व रहता है। तो आपको इससे जो अभी आंदोलन आप देख रहे हैं, इससे भी भयंकर, बहुत ज़्यादा भयंकर, अगर आपको याद होगा, न्यूज़ देखे होंगे तो 2018 में इससे भी भयंकर युद्ध हुआ था। युद्ध नहीं, इससे भयंकर भी आंदोलन हुआ था, 2018 में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट ने किया था। उनकी मांग ये थे कि कोटा सिस्टम से 30% जो रिजर्व रखा गया है मुक्ति वाहिनी के लिए, जो आंदोलनकारी के लिए रखा गया उनके फैमिली के लिए, उसको हटाया जाए। जब 2018 में भी निकला था तब भी स्टूडेंट का यही कहना था कि वुमेंस का रहे, फिज़िकली डिसेबल पर्सन का भी रिजर्व रहे, पिछड़ा हुआ जाति का भी रहे, लेकिन ये जो बड़ा ह्यूज अमाउंट में 30% लोगों का जो आंदोलनकारी का है उसको हटाया जाए, क्योंकि जो लोग उस समय पे लड़ रहे थे वो लोग अब है भी नहीं, और उनके बच्चे जो थे वो भी, उनमें जो पढ़ा लिखा था, जो कैपेबल था, उन्होंने नौकरी कर लिया। अभी क्या हो रहा है कि मुक्ति वाहिनी के जो आंदोलनकारी के परिवार से है, उनके नाती, उनके भी आगे के जनरेशन कोई भी आके ये रिजर्व कैटेगरी का जो फ़ायदा है उठा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं। क्योंकि अभी आप सोच के देखिए, जब 1971 में मान लीजिए किसी का अगर दादा परदादा ने लड़ा, अब उसका जो बच्चा कैपेबल था या फिर उसके परिवार में जो कैपेबल था, उसने वो सुविधा उठाया, उसने नौकरी की, सरकारी नौकरी, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अभी जो उनके पोता पोती या फिर उनके बच्चे होंगे, उनका तो उस आंदोलन के साथ कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया था। तो और बहुत 30% मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 30% लोगों को नहीं रखा जाना चाहिए ये कोटा सिस्टम में, क्योंकि इसके वजह से तो बचा कितना परसेंट, अगर 100% में से 56-60% रिजर्व कैंडिडेट ले लेंगे, तो बाकी जो जनरल कैटेगरी के लोग जो पढ़े लिखे सच में जो कैपेबल है, उनके लिए तो फिर सीट का मसला हो जाएगा, फिर उनके लिए वो लोग तो नहीं कर पाएंगे ना। ये तो सरासर एक है कि ये इसमें कुछ होना चाहिए। इसी वजह से 2018 में जब ये ह्यूज मात्रा में स्टूडेंट लोगों ने ह्यूज प्रोटेस्ट किया था, बहुत बहुत ज़बरदस्त 2018 में प्रोटेस्ट हुआ था, तब बांग्लादेश का सरकार ने, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक आंदोलन के एक सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया, और उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने ये पूरा जो है आपका जितना भी रिज़र्व वाला प्रॉब्लम था वो सबको हटा दिया। कोई रिज़र्व रखा ही नहीं, किसी को रिज़र्व वाला जितना सिस्टम था, जितना नियम था, सबको हटा दिया। उनका सिर्फ एक ही मांग होता है कि बंगाली लैंग्वेज को भी दर्जा दिया जाए, बंगाली लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह एक दर्जा मिलना चाहिए। सिर्फ इतनी छोटी सी एक मांग थी, अगर पूरा कर देते उस टाइम में तो आज ये नहीं होता। लेकिन उस टाइम जो ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिशियन थे, जो लोग भी वहाँ के लीडर्स थे, उन्होंने ये बात को
नहीं माना और इनका ये जो आंदोलन था, इनका ये जो मांग था, इनको खारिज कर दिया। यहाँ से फिर लड़ाई शुरू होती है, तब भी वहाँ पर भी लोग स्टूडेंट के ऊपर हमला होता है उस समय पे 1952 में, और वहाँ पे भी मतलब स्टूडेंट की भारी मात्रा में लड़ाई में मौत होती है, ये होती है। फिर वहाँ ये वाला नहीं माना जाता है। तो इसी के बुनियाद पर फिर क्या होता है, 1971 में जब शेख मुजीबुर रहमान, ये वो इंसान है जिनकी वजह से बांग्लादेश में स्वाधीन मतलब फ्रीडम के लिए लड़ा गया। इनके आदेश पर बहुत से आम घरों के लोग बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस के लिए, स्वाधीन कराने के लिए मतलब आंदोलन में आते हैं। बहुत लोग स्वाधीन कराने के लिए लड़ाई में आते हैं और बांग्लादेश के लिए लड़ते हैं। तो फिर जब बांग्लादेश 1971 में इंडिया की मदद से, बहुत ह्यूज मदद इंडिया ने की थी, बहुत मदद करने के बाद जब स्वाधीन राष्ट्र बन के आता है, उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की बहुत मदद की थी आर्मी भेज के। तो आपको पता होगा बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस का हिस्ट्री। तो वहाँ से बांग्लादेश जब एक नया राष्ट्र बन के, स्वाधीन राष्ट्र बन के उभरता है, और उनमें जब उनका जब 1971 में जब संविधान बनता है, उसमें शेख मुजीबुर रहमान जब जो वहाँ के तब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कहने पर 30% जो सरकारी नौकरी के लिए कैटेगरी रिजर्व करके रखा गया था, वो इन्हीं मुक्ति योद्धा के लिए रखा गया था, कि जो इतना देश के लिए जिन्होंने आंदोलन किया है, उनको नौकरी में ये लाभ उठाना चाहिए और 30% उनको मिलना चाहिए। तो 30% रिजर्व रहता है मुक्ति योद्धा के लिए। इसी वजह से जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, जो लोग स्वाधीन कराने में मदद किए थे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तो अब अभी के बच्चे जो है, स्टूडेंट है, वो लोग प्रोटेस्ट क्यों करे, तो बहुत ख़राब बात है। जिन्होंने मदद की थी आज उनको उन्हीं के लिए प्रोटेस्ट करे कि उनको नहीं देंगे। बात ऐसा नहीं है, बात इस तरीक़ा से है कि 1971 में जो लोग फ्रीडम फाइटर थे, उनमें ज़्यादातर लोग कैपेबल नहीं थे, उनके पास उतना क्वालिफ़िकेशन नहीं था कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल पाए। तो इसीलिए क्या किया गया कि उन्हें नहीं, उनके परिवार से कोई या फिर उनके बच्चे, उन्हें मिलना चाहिए 30% रिजर्व कैटेगरी, और वो सरकारी नौकरी करेंगे, उनके बच्चे या फिर उनके परिवार से कोई जो कैपेबल होगा। इतना तक भी ठीक था। लेकिन अभी 2024 में अगर आप जाके देखें, तो मुक्ति योद्धा में से किसी के भी परिवार का एक भी लोग नहीं ये आंदोलन। तो अभी अगर आप देखेंगे 2024 में, तो 2024 में मुक्ति योद्धा के कोई भी आंदोलनकारी नहीं बचा है, वो लोग अभी नहीं है नौकरी करने के लिए, इवन उनके बच्चे भी नहीं है। तो नौकरी कौन कर रहा है? मुक्ति योद्धा का जो नाती, मतलब उनके जो बच्चे के बच्चे, उनके बच्चे, वो लोग लाभ उठा रहे। तो अभी भाई 2024 में एक नॉर्मल लड़का के साथ, एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ, और मुक्ति योद्धा का जो परिवार का एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा, उन दोनों में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, क्योंकि उसने तो 1971 में कुछ नहीं किया था ना आंदोलन में। तो ये स्टूडेंट का जो अभी जो लोग स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका यही मांग है कि ये 30% जो कोटा है मुक्ति योद्धा के लिए, इसको हटाया जाए। ये इससे अभी जो आप 2024 में जो आंदोलन आप देख रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा भयंकर 2018 में ऑलरेडी आंदोलन हो गया है। 2018 में इससे भी भयंकर आंदोलन हुआ था, स्टूडेंट भारी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद 2018 में वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और वहाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये राय किया कि ये जितना रिज़र्व वाला सीन था, सबको खारिज कर दिया। एक भी रिज़र्व वाला, सिर्फ 56% में 30% हटाना था मुक्ति योद्धा के लिए, उनको ना हटा के पूरा का पूरा रिज़र्व का जो ये था, रिजर्वेशन था, उसी को हटा दिया 2018 में। फिर 2024 में क्या होता है कि एक आपका भी राय आता है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का, उसमें फिर से जो कोटा सिस्टम है उसको वापस लाया जाता है। मतलब ऐसा हो गया कि आपका मतलब आपका कहीं एक जगह खरोच लगा है, आप उसको ठीक करने के बजाय आप क्या करो, आप पूरा जगह को ही काट दो। अगर आपके पैर में कहीं चोट लगा एक उंगली में, तो आप उस उंगली को काटने के बजाय पूरा पैर काट दो। ऐसा सिस्टम ऐसा काम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा काम किया है वहाँ के सरकार ने। तो स्टूडेंट का भड़कना स्वाभाविक है।
ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इससे क्या हुआ कि 30% ये जो पूरा रिजर्वेशन खारिज किया, इससे बैकवर्ड जो लोग हैं, जो 10% वुमेंस का राइट था और सबसे बड़ा जो 1% फिजिकली डिसेबल लोगों का राइट था, वो भी चला गया। अब एक फिजिकल हैंडीकैप लोग, एक बैकवर्ड लोगों के लिए इनको आगे आने में तो सरकारी मदद करती है। और ये बांग्लादेश का जो आप अगर आर्टिकल, संविधान में आर्टिकल्स पढ़ोगे, उनमें भी साफ साफ लिखा है कि नहीं, बैकवर्ड जाति के लिए काम करना चाहिए। सरकारी नौकरी में आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको रिजर्व कैटेगरी, ये जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं, उनको तो मदद करना ही चाहिए। इस सब के बारे में सुप्रीम कोर्ट में आपका बांग्लादेश का जो संविधान है उसमें क्लियर ये बातें लिखी है। फिर भी वहाँ के सरकार ने क्या किया, 2018 में यही गलती की कि पूरा संविधान से रिजर्वेशन को ही हटा दिया। अब पूरा संविधान से रिजर्वेशन को हटाने के बाद फिर रिसेंटली जब ये 2024 में अभी ये आपका राय आया कि नहीं रिजर्वेशन, इसके बाद आंदोलन में लग गए थे। वुमेंस भी तब प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ लोग थे मुक्ति योद्धा के परिवार के, वो लोग भी अपना आंदोलन कर रहे थे कि नहीं रिजर्वेशन वापस लाइए। तो फिर से वही रिजर्वेशन वापस लेके आए और फिर से वही स्टूडेंट का सेम इस बार भी मांग है कि आप लोग 30% जो कोटा रखे हैं मुक्ति योद्धा के लिए, उसको हटाइए। 2018 में भी स्टूडेंट को वुमेंस के राइट से या फिर बैकवर्ड के या फिर फिजिकल डिसेबल पर्सन के राइट से कोई रिजर्वेशन से प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था मुक्ति योद्धा के राइट से। और यही रिजर्वेशन वो लोग वापस मांग रहे हैं कि इसको हटाइए। ये वाला अगर आप हटा देंगे तो जो हम लोग मतलब जो जनरल कैटेगरी के जो सच में क्वालिफाइड लोग हैं, उनके लिए जो पद होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसमें उनको मदद मिलेगी। और 30% रहेगा तो पूरा, अगर कोई सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आता है उसमें 56 में 30% मुक्ति योद्धा के परिवार लेके बैठे रहते, तो जो सच में कैपेबल लोग हैं वो तो फिर पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि जो सच में डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको तो नौकरी मिलेगा नहीं है, और जो कैपेबल नहीं है उनको मिलेगा। तो ऐसे इधर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा हुआ है, इतना भयंकर वहाँ का बांग्लादेश का इमेज है, आप देख नहीं पाओगे। अगर सोशल साइड में आप जाओगे तो वहाँ का इमेजेस, वीडियोस, फुटेजेस आप देखोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। इतना स्टूडेंट लोगों की मौत हो रही है, इतना भयंकर तरीक़ों से स्टूडेंट यूनियन वाले उनको मार रहे हैं। इन सब के बीच प्राइम मिनिस्टर होकर उनको कोई स्टेप लेना चाहिए। इसी बीच उनका प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की शेख हसीना का एक ऐसा स्टेटमेंट आता है जिसके बाद ये आग में घी डालने जैसा काम करता है। ये जो आंदोलन है और पीक पे ये प्रोटेस्ट अभी जा रहा है, उनका स्टेटमेंट आता है कि राजा मतलब मुक्ति योद्धा के लोगों को, फैमिली के लोगों को नौकरी नहीं दे तो क्या राजाकार के लोगों को नौकरी दे। ये जो स्टेटमेंट है, इसके बाद से जो स्टूडेंट है उनका मन पूरा टूट जाता है, क्योंकि उनके पास एक लास्ट होप प्राइम मिनिस्टर ही उनके शेख हसीना ही बचती है कि चलो वो कोई स्टेप लेंगी। वो स्टूडेंट के फेवर में कोई स्टेप लेने के वजह उनके अगेंस्ट एक ऐसा स्टेटमेंट देती है जो किसी भी मेंटालिटी से उन्होंने दिया हो इंटेंशन से, लेकिन स्टूडेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा हर्ट, उनका मन टूट जाता है। और रैली जो है और पीक में, प्रोटेस्ट जो है और भी पीक में भी जा रहा है, अभी पता नहीं और क्या क्या होगा। तो राजाकार स्टूडेंट का दुख का कारण ये है कि जो राजाकार जो जाति था वो 1971 में जब वार चल रहा था, तो उस बीच बहुत ही राजाकार जो जाति था बहुत घिनौना जाति था। और ये इन लोगों ने अब 1000 लोग औरतों की रेप करा था, उसके बाद बहुत लोगों को मारा था, 1000 से भी ज़्यादा औरतों की हर दिन रेप करते थे। इस घटिया जाति के साथ, इस घटिया कैटेगरी के लोगों के साथ उनका नाम, स्टूडेंट का नाम जोड़ना, ये स्टूडेंट को बहुत दुख पहुंचाया है। दुख पहुंचाने वाली बात भी है। एक सिंपल सा मैटर था, बैठ के सुलझाया जा सकता था। एक सिंपल सी मांग थी स्टूडेंट की, ये भी बैठ के अभी भी सुलझाया जा सकता है कि 30% रिज़र्व जो मुक्ति योद्धा के लिए रखा गया है उसको हटा देना चाहिए, और जो कैटेगरी जो कैपेबल स्टूडेंट है उनके लिए जो सीटें हैं वो बढ़ा देनी चाहिए। एक सिंपल सी बात है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार की 2018 में भी यही गलती थी और 2024 में भी वो लोग सेम गलती को रिपीट कर रहे हैं और स्टूडेंट की मांग नहीं सुन रहे। इसीलिए वहाँ भी जो बांग्लादेश की हालत आप देखेंगे बहुत ख़राब होती जा रही है। और वो स्टूडेंट में जो प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, मौत हो रही है, अलग सड़कें मतलब बंद पड़ी है, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद पड़ा है। इससे हो क्या रहा है, इससे यही हो रहा है कि जो बांग्लादेश कंट्री और धीरे धीरे नीचे जा रहा है, उस अवस्था और भी ख़राब हो रहा है।
अगर आप बांग्लादेश को ऐसे ही एज अ कंट्री देखते हो तो बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव कंट्री तो है नहीं, हाँ प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा कंट्री में आप नहीं ले सकते हो। बांग्लादेश की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल, मतलब जो भी है वो लोग अभी आम आदमी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आप देखेंगे तो 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। उसमें उस परिवार के जो स्टूडेंट है, उस परिवार के जो बच्चे हैं, उनका यही सपना है कि हम पढ़ लिख के, अच्छा से पढ़ लिख के कुछ करें और अच्छी जगह नौकरी करें। खासकर में ऐसे जगहों पे हमारे यहाँ भी इंडिया में भी थोड़ा मतलब ऐसा है कि जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जिनका परिवार एग्रीकल्चर या फिर ऐसे छोटे मोटे, उनके लिए बिज़नेस करना पॉसिबल नहीं होता है। उनके लिए यही एक होप होता है कि हम लोग भी नौकरी करें, नौकरी करके अपने परिवार के लिए कुछ करें, सरकारी नौकरी का सुविधा उठाए, यही एम होता है ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की, स्टूडेंट की। वही बांग्लादेश का भी स्टूडेंट का सेम है कि उनका भी यही मानना है, इसीलिए वो लोग पढ़ाई पे ज़्यादा जोर देते हैं। और ऐसे लोगों के साथ अगर मतलब नेपोटिज़म वाला सिस्टम हो जाए, उनके साथ अगर उनकी सीटें कमा दी जाए, उनको मौका नहीं दिया जाए, तो फिर जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएंगे। और या फिर उसमें जिसको भी नौकरी मिलेगा वो ये देश छोड़ के, मतलब बांग्लादेश छोड़ के बाहर जाते हैं। जो भी पढ़ लिख पाता है वो बाहर जाता है, बाहर की कंट्री में जॉब करता है और अपना देश छोड़ना पड़ता है। तो इससे होता कुछ नहीं, वहीं के युवाओं के साथ जो मतलब होता है ना कि यंगस्टर्स सबसे मेन पिलर होता है एक जनरेशन और एक कंट्री को आगे बढ़ाने में। अगर आप यंगस्टर्स को ही रोक दोगे, यंगस्टर्स के साथ ही बुरा करोगे, तो वो कंट्री धीरे धीरे मतलब आपका उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए और बांग्लादेश में यही गलती वो लोग यंगस्टर्स के साथ करें। ये यंगस्टर्स अगर बिगड़ जाए तो फिर आप सोचेगा कि कंट्री धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जाएगा। और अभी जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश में चल रहा है इस समय पर, अभी एक ही प्राइम मिनिस्टर को एक ही काम करना चाहिए, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को एक ही ये करना चाहिए, 30% को हटा देना चाहिए, आंदोलन को शांत करना चाहिए जो प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा है। लेकिन अभी वहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इससे कुछ नहीं हो रहा है। बांग्लादेश धीरे धीरे और पीछे जा रहा है और उसका मतलब डाउनफॉल अब कहे तो स्टार्ट होने वाला है अगर ऐसा चलता रहा। क्योंकि एक ही गलती को 2 बार रिपीट करना, 2018 में भी सेम गलती, 5 साल बाद 2024 में भी सेम गलती रिपीट करना, ये काफ़ी बुरा बात है। तो ये था आज का लेक्चर, इतना दूर था बांग्ला। अब आगे कुछ अपडेट आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी लेक्चर्स अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ, हिस्ट्री के ऊपर लेक्चर्स लाती हूँ। और हिस्ट्री में ना मेन पर्पस है मेरा डेली न्यूज़ लाना, हिस्ट्री के ऊपर लेक्चर बनाना, हिस्ट्री पढ़ाना आपको। तो एडुकेशन से रिलेटेड रहने के लिए, एडुकेशन से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।